आज हम अपने इस वीडियो में स्वपरागण एवं परपरागण में क्या अंतर है हम उसके बारे में जानेंगे। डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, जानते हो स्वपरागण पर परागण। अगर हम दोनों में डिफरेंस की बात करें, अंतर की बात करें, तो क्या अंतर हो सकता है जानेंगे। सबसे पहले तो हम बताते हैं कि जो स्वपरागण की क्रिया होती है, स्वपरागण की क्रिया जो होती है ये किसमें होती है। इसके लिए पौधे का या पुष्प का द्विलिंगी होना जरूरी है। ठीक है, अगर पुष्प द्विलिंगी नहीं है तो उसमें स्वपरागण की क्रिया नहीं हो सकती। कहने का तात्पर्य है कि पुष्प में नर तथा मादा दोनों जननांग का होना आवश्यक है। ठीक, अगर हम परपरागण की बात करते हैं, परपरागण की बात करें तो परपरागण में पुष्प का द्विलिंगी एवं एकलिंगी, मतलब कह सकते हैं कि जो परपरागण की क्रिया होती है वह द्विलिंगी और एकलिंगी दोनों पुष्पों में होती है। द्विलिंगी एवं एकलिंगी दोनों में होती है। ठीक है, क्यों दोनों में होगी, इसमें द्विलिंगी अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एकलिंगी होगी, दोनों में हो सकती है। अगर हम बात करें दूसरे की, दूसरा अंतर देखें कि पहला अंतर तो ठीक है कि द्विलिंगी होना जरूरी है, इसमें द्विलिंगी एकलिंगी दोनों होना जरूरी है, कोई दिक्कत किसी में हो सकता है। अगर हम स्वपरागण की बात करते हैं तो इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कह सकते हैं कि इसमें माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि वायु, जंतु, कीट, इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती, उस किसी पे गिर जाते हैं। इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात जल, वायु एवं जंतु, इनके द्वारा क्या होता है कि परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते हैं। तीसरी स्थिति आती है एक कि स्वपरागण के लिए पुष्प का रंगीन, ठीक है, सुगंधित, आकर्षक एवं मकरंद। मकरंद क्या होता है, पुष्प के अंदर चिपचिपा पदार्थ जो पाया जाता है उसका, ठीक, उसे मकरंद कहते हैं। तो स्वपरागण की क्रिया के लिए पुष्प का रंगीन, सुगंधित, आकर्षक एवं मकरंद युक्त होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसके लिए कीटों की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये कार्य कम करते हैं। इनको रंगीन होना, सुगंधित होना, आकर्षक होना, ये कीटों को आकर्षित करने का कार्य होता है, तो इसमें कीटों की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, इसलिए इनका आकर्षक, रंगीन, सुगंधित एवं मकरंद होना की अब कोई जरूरत नहीं है। बल्कि इसमें अगर परपरागण की क्रिया होनी है तो उसके लिए पुष्प का आकर्षक, रंगीन, सुगंधित एवं मकरंद युक्त होना आवश्यक है। रंगीन, आकर्षक, सुगंधित एवं मकरंद युक्त होना आवश्यक है। ठीक, चौथा आप बता सकते हैं इनमें अंतर कि क्या होता है कि स्वपरागण की क्रिया में यदि एक परागकण भी गिर जाते हैं तो परागण की क्रिया हो जाती है, बल्कि परपरागण की क्रिया में यदि उस पुष्प के परागकण नहीं है, किसी अन्य पुष्प के हैं, तो वह परागण की क्रिया नहीं होती। तो इससे आप अंतर बना सकते हैं कि स्वपरागण की क्रिया में बहुत कम परागकणों की आवश्यकता होती है, ठीक है, जबकि इसमें क्या होती है, अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है, अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब अगला अंतर आप क्या बता सकते हैं इसमें
पांचवा अंतर आप बता सकते हैं कि जो स्वपरागण की क्रिया होती है, इस परागण के पश्चात जो फल बनते हैं, उन फलों में बीजों की संख्या कम होती है। ठीक है, बीज बहुत कम संख्या में होते हैं, जिससे क्या होता है, हमको नुकसान हो जाता है कि अगली फसल के लिए हमको बीज नहीं मिल पा रहे। जबकि पर परागण की क्रिया में अगर बात करते हैं, तो पर परागण की क्रिया में जो फल बनते हैं, तो फल में बीजों की संख्या अधिक होती है। ठीक, इसके बाद आप अगला अंतर ही बता सकते हैं कि स्वपरागण से विकसित जो फल होते हैं वो क्या होते हैं, मातृ गुणों से युक्त होते हैं। मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं पाई जाती। जैसे फल मातृ पौधे के थे, उसी प्रकार के फल संततियों में लगेंगे। जबकि पर परागण की क्रिया में क्या होता है कि एक पौधे पर स्थित अन्य पौधे के पुष्प का परागण की क्रिया होती है, तो कुछ ना कुछ भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। तो इनमें क्या होता है कि जो संतति फल उत्पन्न होते हैं वो मातृ गुणों से भिन्न होते हैं। इसलिए पर परागण की क्रिया का जैविकीय महत्व बढ़ जाता है। अर्थात पर परागण की क्रिया अगर होती है तो भिन्नता उत्पन्न होती है, और भिन्नता ही जैव विकास का प्रमुख आधार होती है। ठीक है, ये थे स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर।